एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएनएस की तैयारी कर रहे थे और आपके जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम है, कांस्टेबल हो गया चाहे एसआई हो गया या अदर स्टेट के वनडे एग्ज़ाम है, इसके लिए बीएनएस बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके कई जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो देखते हैं। धारा 65 हमने इससे पहले धारा 64 तक पढ़ लिया। 9 वीडियो आ चुकी हैं, उनको आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो धारा 65 आज ये 10वीं वीडियो है। धारा 65 देखेंगे। धारा 65 क्या है? कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। इससे पहले यानी हमने बलात्संग पढ़ लिया था, बलात्संग के लिए दंड पढ़ लिया था। धारा 63 में बलात्संग क्या होता है? ठीक है, बलात्संग यानी रेप, और 64 में उसके लिए दंड था। धारा 64 में सेक्शन 64 में। ठीक है, आज 65 है। 65 में है कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। अब देखते हैं कतिपय मामले कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पुरानी आईपीसी में 376 के अंदर बता रखा है। तो कतिपय मामले जैसे मान लो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो 16 वर्ष से कम आयु की महिला के लिए अगर कोई बलात्संग करता है उसे कम से कम 20 साल की सज़ा मिलेगी, और जो आजीवन कारावास तक या आजीवन कारावास तक हो सकती है। आजीवन कारावास का मतलब यहाँ पे शेष प्राकृतिक जीवन से है। ठीक है, इसका उपधारा बता रखी धारा उपधारा 2 यानी खंड 2। खंड 2 में क्या बता रखा है कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ ऐसा करता है तो उसे 20 साल की कम से कम सज़ा या आजीवन कारावास, ठीक है, या मृत्यु दंड, ठीक है, इन तीनों से इसे दंडित किया जाएगा धारा 65 के अंदर। यानी आप कह सकते हो कि धारा 64 में दंड हो गया नॉर्मल सिचुएशन में, और यहाँ पे जो है धारा 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ करता है तो 20 साल और आजीवन कारावास। ठीक है, और अगर 12 से कम होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि 20 साल की सज़ा तो मिनिमम है, जो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं धारा 66। धारा 66 क्या कहती है? पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो कोई धारा 64 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय को अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे कि महिला की मृत्यु कारित हो, तो जिसके कारण उस महिला की दशा सतत विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास है जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक होगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये बोल रहे हैं कि मान लो किसी ने रेप करा, रेप के बाद महिला को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, नुकसान पहुंचाया तो नुकसान पहुंचाने के केस में क्या होगा? नुकसान पहुंचाने में मान लो पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या कोई विकृत स्थिति हो जाती है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को 20 साल की कम से कम सज़ा या आजीवन कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 64 की उपधारा 1 और 2 में बता रखा है। ठीक है, उपधारा 1 नॉर्मल व्यक्तियों के लिए है रेप करने के लिए, और उपधारा 2 के अंदर कोई लोक सेवक के द्वारा है। ठीक है, इससे पहले हमने देख लिया है वीडियो में। धारा 67। धारा 67 देखते हैं। धारा 67 क्या कहती है? 67 कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन, यानी कोई पति अपनी पत्नी से अलग हो गया है और उसके बाद अगर वो पत्नी से संबंध बनाता है, मैथुन करता है, ठीक है, तो मैथुन की परिभाषा हमने धारा 63 में देख ली थी। मैथुन कैसे कहते हैं? ठीक है, तो मैथुन करता है तो उसके बारे में बता रखा है। क्या है कि कोई व्यक्ति पृथक के दौरान, यानी अगर कोई पृथक होने के दौरान उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा। ठीक है, कोई अपनी पत्नी से अलग हो गया और उसकी सम्मति के बिना उसके साथ मैथुन करता है, तो ऐसे में उसे 2 वर्ष की सज़ा होगी, जो कि कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष। ठीक है, मैथुन का मतलब ये है कि किसी महिला की जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको हाथ से छूना, है ना, या मुंह से छूना या पैर लगाना, या ठीक है अपना जो है प्राइवेट पार्ट उसके लगाना। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये मैथुन के अंदर आ जाता है, जो धारा 63 के खंड का से घा में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस केस में आपको 2 वर्ष की सज़ा मिनिमम और मैक्सिमम 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अब देखते हैं धारा 68। धारा 68 क्या कहती है?
प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, प्राधिकार, ठीक है। प्राधिकार का मतलब होता है किसी मतलब अधिकरण के अंदर, ठीक है। और मैथुन की परिभाषा मैंने आपको बताई दी है। तो प्राधिकार के अंदर, प्राधिकार का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि प्राधिकार की किसी स्थिति या विश्वासिक संबंध रखते हुए, कोई विश्वास करता है आपके पास, है ना, कोई लोक सेवक भी हो सकता है, ठीक है, या कोई जेल हो सकती है, या प्रतिप्रेक्षण गृह हो सकता है, अभिरक्षा हो सकता है, अभिरक्षण अन्य स्थान, महिलाओं या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक हो सकता है, अस्पताल के प्रबंधक, ठीक है, यहाँ पे होते हैं। यानी एक तरीके से कोई भी बाढ़ साधक हो सकता है। अपने साथ मैथुन करने हेतु जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, ठीक है, उत्प्रेरित या विलुप्त करने की स्थिति में वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी की भांति कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, ठीक है। मतलब आप किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ रह रहे हैं और वो आपके साथ क्या करता है, मैथुन करता है, जो बलात्संग की श्रेणी में नहीं आ रहा है, यानी रेप नहीं कर रहा पर मैथुन कर रहा है। मैथुन की परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि अपने प्राइवेट पार्ट को आपके किसी प्राइवेट पार्ट में लगाता है, या आपके प्राइवेट पार्ट को छूता है या उंगली करता है, ठीक है। तो ये मैथुन की परिभाषा हो गई। तो ऐसे केस में उसे कम से कम 5 साल की सज़ा और अधिकतम 10 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 69 धारा 69, ये इम्पोर्टेंट धारा है। पुरानी आईपीसी में ये नहीं थी, नई वाली आईपीसी में आ रखी है, नई वाली बीएनएस में, ठीक है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंदर धारा 69, प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन करना। किसी को प्रवचन देना कि नहीं मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम मेरे साथ संबंध बना लो, या अपना नाम बदल लेना कि मेरा नाम रोहित नहीं है मोहित, या अपना धर्म छुपाना, ठीक है। जैसे केसेस में हमने देख रखा है। तो ऐसे केसेस में कोई मैथुन करता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो कोई प्रवचनापूर्ण साधनों द्वारा किसी महिला को विवाह करने का वचन देता है, उसे पूरा करने की किसी आस के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है। तो वह दोनों में से, यानी मतलब मान लो बलात्संग की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा, पर प्रवचन दिया था अब पर मैथुन उसके साथ करा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वे दोनों में से किसी अपराध की कारावास से दंड होगा जो जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, है ना। यानी कम आपको क्या होगा, 10 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना। प्रवचन देना, किसी को प्रवचन देना कि मैं आपके शादी करूंगा, या पहचान छिपाना, ठीक है, स्पष्टीकरण दे रखा है यहाँ पर। प्रवचनापूर्ण साधनों में नियोजन या प्रोन्नति देना, प्रमोशन कर देंगे, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए, या उत्पीड़न या किसी मिथ्या वचन सम्मिलित है, ठीक है, प्रवचनापूर्ण साधनों में। अब देखते हैं धारा 70, सामूहिक दुष्कर्म। 376 डी थी ये पुरानी आईपीसी में। अब यहाँ पे धारा 70 के अंदर आ रहा है सामूहिक दुष्कर्म, ठीक है, बलात्संग यानी गैंगरेप, ठीक है। गैंगरेप इसमें 2 धाराएं, धारा 1 और 2। तो धारा खंड 1 में दे रखा है, जहाँ किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशा को अग्रसर करने में कार्य करने हेतु बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है, और वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक, जिससे वह व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा कि हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी अगर कोई गैंगरेप करता है तो उसके लिए 20 साल की सज़ा कम से कम निर्धारित की गई है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और आजीवन कारावास की परिभाषा भी इन्होंने बता दी है कि आजीवन कारावास का मतलब शेष प्राकृतिक जीवन से है, और जो कठोर कारावास होगा, ठीक है। और इसकी उपधारा 2 में बता रखा है कि जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके समान आंख को ग्रसित करने के कार्य करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझेगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है, वह आजीवन कारावास से जिसे उस व्यक्ति के शेष जीवन से अभिप्रेत है, और जुर्माने से या मृत्युदंड, ठीक है। अगर 18 वर्ष से कम आयु के साथ अगर गैंगरेप कोई करता है तो उसे क्या होगा, कम से कम आजीवन कारावास या फिर अधिकतम मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक है। ये धारा 70 बताती है। अब देखते हैं धारा 71, पुनरावृत्ति करता अपराधियों के दंड। पुनरावृत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा दोहराना।
ऐसे अपराधी जो एक काम करने के बाद फिर दोबारा से वही जुर्म करते हैं, अपराध करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए दंड का प्रावधान है। जो कोई धारा 64, 65, 66 और 70, ठीक है, 64 गैंग रेप हो गया, ठीक है, 65 भी हो गया अभिरक्षा, 66 हो गया, 70 हो गया, धारा 70 मैंने अभी आपको बता ही दिया, धारा 70 में सामूहिक बलात्कार, ठीक है, के अधीन किसी दंड के लिए पूर्व में दंडित किया गया है। मान लो किसी को इन धाराओं के तहत, ठीक है, रेप के लिए दंड मिला हुआ है, तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध से सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो आजीवन कारावास है, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास अभिप्रेत है या मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक है। यानी 64, 65, 66 और 70 के अधीन कोई दोबारा से अपने उसी अपराध को दोहरा देता है तो ऐसी स्थिति में उसे आजीवन कारावास, कम से कम अधिकतम मृत्युदंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ लेना, जैसे मान लो किसी में आजीवन कारावास मिल ही गया उसे तो फिर मृत्युदंड ही मिलेगा, ठीक है। धारा 71 में हो गया ये पुनरावृत्ति के लिए। धारा 72, धारा 72 क्या कहती है? कतिपय अपराध आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, ठीक है। मान लो कोई पीड़िता है, उसकी पहचान आप उजागर करते हो, उसका नाम, जैसे आप बताते, किसी की पीड़िता का नाम नहीं बताना चाहिए, है ना, नाम नहीं। अगर आप ऐसी स्थिति में किसी का नाम छाप देते हो या प्रिंट करते हो या बताते हो उसका नाम, तो उसके बारे में धारा 72 के अंदर बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है? धारा 72 में भी खंड 2 है। पहला खंड बोलता है कि जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे इस धारा के पश्चात पीड़ित व्यक्ति कहा गया है पहचान हो सकती है, उसके विरुद्ध धारा 64 या धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित या किया गया पाया गया है मुद्रित या प्रकाशित करेगा। यानी धारा 64 से लेकर धारा 71 के बीच में कोई व्यक्ति है तो उसे पीड़िता कहा जाएगा, और पीड़िता के साथ उसका नाम अगर आप मुद्रित करते हो या उसका कोई अभिकथन प्रकाशित करते हो जिससे कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी, ठीक है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी। यानी आपको अगर किसी पीड़िता का नाम प्रकाशन करते हैं या कोई ऐसा विकथन प्रकाशित करते हैं जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो रही है तो आपको कम से कम 2 वर्ष की सज़ा मिलेगी, ठीक है, और जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। तो धारा 72 के खंड 2 में बता रखा है पहचान कौन बता सकता है कि उपधारा की किसी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है तब नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन कौन, ठीक है, किस पे नहीं लगेगा केस, कि मान लो तो पुलिस थाने के बाहर तक अधिकारी या ऐसे अपराध का अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकारी जो ऐसे इन्वेस्टिगेशन के प्रायोजन के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहे हैं उनके लिखित आदेश के अधीन किया जा रहा है, ठीक है। मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो अपने कागजों में लिखित आदेश के लिए कर रहे हैं तो ऐसे लिए उन पर नहीं लगेगी, ठीक है, ये धारा। और पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया गया हो, यानी पीड़ित व्यक्ति की अनुमति लेकर अगर आप प्रकाशित कर रहे हैं कोई, ठीक है, या वह पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और वह बालक या विकृत चित्त है, ठीक है, जहाँ पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो नहीं लगेगा, या कोई बालक या विकृत चित्र है तो पीड़ित व्यक्ति के किसी निकट संबंधी द्वारा लिखित प्राधिकार से किया गया है, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और आपने क्या कर लिया, उसके घर वालों से या उसके सगे संबंधियों से उसकी अनुमति ले ली है, तब यहाँ पे धारा 2 आपको इस धारा 72 से छूट दे देती है, धारा 72 के खंड 1 से। धारा 73 क्या कहती है? अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। अनुज्ञा मतलब परमिशन, ठीक है। तो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के संबंध में कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कार्रवाई जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, ठीक है। मान लो कोई केस चल रहा है और आप उसकी जो है न्यायालय की अनुमति के बिना कोई उसकी जानकारी जो है छाप देते हैं तो ऐसे में आपको 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम ये चीज़
छापें या नहीं छापें, या प्रकाशित करें या नहीं प्रकाशित करें, मुद्रित करें या नहीं करें। ठीक है, ठीक है। तो आप उस केस में कर सकते हो किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप छाप सकते हैं, वरना सेशन कोर्ट वगैरह का जो निर्णय होते हैं आप उसको छाप भी नहीं सकते, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, धारा 73 कहती है। धारा 74, धारा 74 में क्या बताया, किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ठीक है, जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या संभाव्य जानते हुए कि तदनुसार वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी की भांति कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी कोई महिला की इज्जत के खिलाफ हो रहा है, यानी इज्जत भंग हो रही है, एक तरीके से लज्जा भंग हो रही है, उसका सम्मान को ठेस पहुंच रही है, उस पर कोई अगर ऐसे हमला कर देता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो ऐसे में आपको 1 साल की सज़ा और अधिकतम 5 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी साथ में लगेगा। धारा 74 में ये बताया गया है। धारा 75, धारा 75 बताती है लैंगिक उत्पीड़न के बारे में। लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट बोलते हैं जिसे। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न जिसे सेक्सुअल हरेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो खंड 1 में क्या बताया, ऐसा कोई लिखित कार्य अर्थात शारीरिक संस्पर्श, यानी शारीरिक संस्पर्श, अग्र क्रियाएं उनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो। ठीक है, यानी आप कोई ऐसी क्रिया कर रहे हो, छू रहे हो किसी को गलत तरीके से, ठीक है, तो ये लैंगिक उत्पीड़न के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्लॉज दूसरे क्लॉज में बता रखा है लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना। ठीक है, तीसरे केस में किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, किसी महिला को अश्लील साहित्य दिखा रहे हैं तो ये लैंगिक उत्पीड़न में आ जाएगा। लैंगिक आभासीय टिप्पणी करना, ठीक है, किसी के ऊपर, ठीक है, लिंग को लेके आभासीय टिप्पणी कर देना, तो करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा, तो आपको सेक्सुअल हरेसमेंट का दोषी पाया जाएगा। ठीक है, आप मान लो किसी महिला पर लैंगिक टिप्पणी कर रहे हैं, सेक्स को लेकर उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उसे अश्लील साहित्य दिखा रहे हैं, ठीक है, उसकी लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध कर रहे हैं या उसे छू रहे हैं गलत तरीके से, तो ये क्या आ जाएगा, सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस धारा 75 के खंड 2 में क्या बताया गया, ऐसा कोई पुरुष जो अपराध उपधारा 1 के खंड 1, 2 और 3 के विनिर्देश अपराध करेगा वह कठिन कारावास की जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ऐसे केस में आपको कम से कम 3 साल की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, या फिर जुर्माना भी लग सकता है या दोनों लगेंगे। ठीक है, और उपधारा के खंड 1 और 4 में जो अपराध बताए गए हैं ऐसे केस में आपको 1 वर्ष की सज़ा होगी। ठीक है, 1 वर्ष की सज़ा होगी या जुर्माना या दोनों लगेगा। ठीक है, तो ये था सेक्सुअल हरेसमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।